निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यानी उन्नति के लिए अपनी भाषा की उन्नति जरूरी है। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे देश का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता हो। इसलिए उन्होंने देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हम भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें, उसका प्रयोग करने का प्रण लें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। प्रधानमंत्री ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, मौजूदा पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नया भारत कर रहा है अधिक से अधिक खर्च। जम्मू कश्मीर के आम लोगों को पहली बार भारत के संविधान में उल्लिखित सामाजिक न्याय का मिल रहा है आश्वासन, बोले प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य के 38वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 7 वर्षों में सड़कें, हवाई अड्डा और रेलवे लाइन बनने से अरुणाचल के विकास की तस्वीर बदली। राज्य के अंतिम गांव को देश के पहले गांव के रूप में किया जा रहा है विकसित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीवीटीजी ग्रुप से करेंगी संवाद। मंगलवार को आदिवासी समुदायों के सदस्यों से की बात। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और कैंपबेल खाड़ी का किया दौरा। और भारत के 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। राष्ट्रपति भवन में आज किया जाएगा परंपरागत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ शाम को रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम है चतुरंग, यानी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। चतुरंग असल में भारत में शुरू हुआ एक खेल है जिसे शतरंज और मकरक जैसे खेलों का पुराना स्वरूप कहा जाता है। इसमें 4 सेनाएं होती हैं, जिनमें हाथी सेना, रथ सेना, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल होती है। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी के प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 115 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान दुनिया में चल रहे संघर्ष, प्रतियोगिता के साथ ही सहयोग और निर्माण पर चर्चा होगी। यह आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। इसमें भाग लेने के लिए वो 23 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ व्यापारिक शिष्टमंडल और वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री का आज राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। दोपहर बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी। शाम करीब 6 बजे ग्रीस के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। एथेंस से लौटने से पहले वो मुंबई भी जाएंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री का 15 वर्ष बाद भारत की ये यात्रा है।
इससे पहले ग्रीस के किसी भी प्रधानमंत्री का भारत दौरा वर्ष 2008 में हुआ था। दोनों देश विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच और सशक्त और सामरिक भागीदारी के सुदृढ़ बनने की आशा है। नया भारत वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने 70 वर्षों के लिए अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए, जिन्हें अगले कुछ वर्षों में पूरा किया जाएगा। और IIM भी है और कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIT DA कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आर्थिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी तो वो लोगों के कल्याण के लिए अधिक व्यय करेगा। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक शक्ति बनने के बिना ये सब संभव नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में भर्ती किए गए लगभग 1,500 सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को SC कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। नगर पालिका और नगर निगम में OBC को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को आदिवासी समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और कैंपबेल खाड़ी का दौरा भी किया। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज राजनिवास पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। उसके बाद वो हैवलॉक द्वीप के नाम से मशहूर स्वराज द्वीप के राधा नगर समुद्र तट पर
सैनिकों का परिचालन प्रदर्शन देखेंगी। राष्ट्रपति ने देश के सबसे दक्षिणी सिरे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। राष्ट्रपति पोर्ट ब्लेयर से कैंपबेल बे पहुंची। वहां से राष्ट्रपति इंदिरा पॉइंट गईं। उन्होंने जनजातीय परिषद के प्रमुख बरन बास और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने आदिवासी स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। राष्ट्रपति के साथ द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी भी थे। राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर लाइट एंड साउंड शो भी देखा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपराष्ट्रपति के ईटानगर दौरे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राज्य के जनजातीय कलाकारों की मनमोहक सांस्कृतिक और लोक प्रस्तुतियों के साक्षी बने। उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जीवन शैली की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग प्रकृति के काफी करीब हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रतिबिंब है। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत के निर्माण में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के अभूतपूर्व योगदान और यहाँ की अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत का अभिनंदन किया। जब अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, प्रिस्टीन लैंडस्केप आंखों को कितना अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है। मिस्टी माउंटेन्स, लश फॉरेस्ट। आखिर मुझे बताइए, पर्यटक को इससे ज्यादा क्या चाहिए? यू हैव एवरीथिंग विच अ टूरिस्ट नीड्स। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में भारत का प्रतिबिंब है। आई प्लेजेंटली गेदर्ड द प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अक्टूबर 2018 को 49वां एपिसोड था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी कम्युनिटी का ट्रेडिशन क्या है? उनका ट्रेडिशन है कि उनकी टाइगर के साथ खास रिलेशनशिप है। दे आर इन टच विद टाइगर्स। ये कहीं और नहीं उदाहरण मिलेगा। और दिस एग्जेम्प्लीफाइज को एग्जिस्टेंस, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। फ्रेंड्स, ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप मदर नेचर एंड हर इन्यूमरेबल बिनाइन फॉर्म्स। आज के दिन तो पूरी दुनिया को देख लो, सभी एक ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। आपने जो कर दिखाया है, जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है। इट मस्ट बी इम्यूलेटेड बाय वन एंड ऑल बिफिटिंगली। और मैं गत दशक की बात कर रहा हूं। कितना अच्छा लगता है कि यहां से, यहां के अनलाइटेंड लोगों को who have made great contributions in craft, community work, social service, ऐसे प्रतिभाशाली 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति पूर्वोत्तर के बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का जो कल्चर है वो बिना नॉर्थ ईस्ट के इनकम्प्लीट है, और अच्छा लगता है कि अब वो कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ सोचा था, समझा था, वो हकीकत आज के दिन हमारे सामने है। सरकार के जो प्रयास हैं, सार्थक प्रयास हैं, और राज्य सरकारें यहाँ केंद्र के साथ मिलजुल कर जो काम कर रही हैं, दैट इज अ मॉडल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री का विजन बहुत ही तीव्र गति के साथ, गति शक्ति के आधार पर इस इलाके के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हम जो यहाँ प्रगति देख रहे हैं, फिनोमिनल राइज, एक्सपोनेंशियल राइज, और किस चीज में है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कनेक्टिविटी में है। रेल, रोड और एयर, तीनों कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है। पहले रेल की कोई कल्पना नहीं करता था। दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये बदलते भारत की तस्वीर है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में इग्नू के 37वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे भारत के तेज गति से विकास को देखें, पारदर्शिता और आर्थिक उन्नति के परिदृश्य से लाभान्वित हों।
मंगलवार को छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक ऐसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं जो अब जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुका है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह किया कि वे भारत एक्ट 2047 के सच्चे सैनिक बनने के लिए परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी को अपनाएं। Dear friends, you are not just entering life, but rocketing towards it. All of you are graduating into an India that is on the rise. India that has shaken off the label of a sleeping giant. India's rise is continual, incremental, unstoppable. We are no longer the nation that defined its potential. We are a nation realizing its potential. We are a nation enabling global powers to realize their potential. We are a nation that is defining how human resource potential can be exploited. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन भारतीय नेतृत्व का प्रमाण बन गया है। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से लेकर अफ्रीकी संघ को G20 सदस्य के रूप में शामिल करने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने तक भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। As India strives towards becoming the world's third largest economy, our young minds, the minds before me, the minds I am connecting today, an occasion I never dreamt in my life that I will be connecting from this platform about 3.5 million people being students. If I count their friends and families, it will run into several millions. We should now engage to explore a vast landscape of possibilities, unburdened by the shackles of narrow definitions of success. I appeal to young minds. Don't be carried away by competitive mechanism, competition bug, obsession to hold a government position. Enormous opportunities are now available to you. You just have to look and explore. You will be extremely successful. These will be rewarding for you. Grab these opportunities. They will suit your aptitude. They will fulfill your inclinations. Go ahead in that direction. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आज के कार्यक्रम की। लोकसभा अध्यक्ष आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के टोंक स्थित वनस्थली विद्यापीठ पहुंचे। वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सभी मोर्चे पर लड़ने का हौसला रखती हैं। उन्होंने लोगों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। आज देश की शिक्षा नीति के अंदर भी इस पंचमुखी शिक्षा का आधारभूत ढांचा है और इसलिए आपकी क्षमता बहुत है, आप में आत्मविश्वास बहुत है। आप हर चुनौतियों से लड़ना जानती हो और चुनौतियों से लड़ती हो। महिलाएं हर मोर्चे पर, हर चुनौतियों पर लड़ने का साहस रखती है और इसलिए हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की। राज्यसभा के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेता निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के 3 उम्मीदवारों को मंगलवार को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसमें बीजेपी अध्यक्ष के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, जशवंत सिंह परमार और मयंक नायक शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा के 4 उम्मीदवारों में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर और माया नारोलिया के साथ ही कांग्रेस के अशोक निर्विरोध चुने गए हैं।
राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया, धन राठौर और कांग्रेस की सोनिया गांधी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देबाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुटिया को ओडिशा से निर्विरोध चुना गया है। भारत ने सोमवार को विशाखापत्तनम में लगभग 50 नौसेनाओं की भागीदारी के साथ 9 दिवसीय वृहद नौसैन्य अभ्यास मिलन शुरू किया है। मिलन अभ्यास के 12वें संस्करण में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ ही मलेशिया सहित अन्य देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। भारतीय नौसेना से विमान वाहक पोत विक्रांत और विक्रमादित्य सहित लगभग 20 जहाज और साथ ही मिग-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान सहित लगभग 50 विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। मिलन अभ्यास का लक्ष्य समान सोच वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। Team DPR is reporting to you live from the coast of Andhra Pradesh, where India's flagship event and so far the largest naval war game, Milan, is taking place. दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देशों के इस अनोखे मिलन में आगमन हो चुका है कई warships का। The Sunrise Command of the Indian Navy has accorded a warm welcome to the warship from across the globe. Today is the day 2 of the 12th edition of this multilateral naval exercise. Taking place in 2 parts, the harbour phase and the sea phase. 19 फरवरी को शुरू हुई मिलन एक्सरसाइज 27 फरवरी तक चलने वाली है। मिलन, a Sanskrit word meaning gathering, aptly encapsulates the essence of this naval exercise, which serves as a platform for friendly foreign countries from across the globe to converge and collaborate. As nations come together to engage in a series of maritime drills, discussions and cultural exchanges. This year's theme is Forging Naval Alliances for a Secure Maritime Future. 35 warships, 50 aircraft and thousands may footfall. Milan is the talk of the town. We are right now at the phase 1 of the event, from where we will bring to you live updates of the events slated to take shape. The celebrations will kick off tomorrow on February 21st at the Naval Auditorium Samudrika with Raksha Mantri Shri Rajnath Singh's arrival and the inauguration of Milan Village and Maritime Tech Exhibition at the Naval Base. With the grand celebration, India is telling the world, अब हैं तैयार हम। मिलन अभ्यास के बाद अब बात करते हैं सिंगापुर एयर शो की। मंगलवार से सिंगापुर एयर शो की शुरुआत हुई। 25 फरवरी तक आयोजित इस एयर शो में दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन टीमें शामिल हो रही हैं। सिंगापुर के चांगी एयरबेस पर होने वाले इस एयर शो में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का अभ्यास प्रदर्शन।
सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों की मनोहर दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।